नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी आज की सेकंड रिकॉर्डिंग भी है और समझ लें आज की क्लास का सेकंड हाफ है। पहले आपने हमने एक छोटा सा टॉपिक IFRS 8 जो कि रिपोर्टिंग लेवल का IFRS था। रिपोर्टिंग लेवल से मुराद जब आप रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, तो उस वक्त आपके जो डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट है, वन ऑफ द रिक्वायरमेंट IFRS 8 की थी, रिपोर्टेबल सेगमेंट, उसकी कुछ कंडीशंस थी, कुछ थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया था, वो हमने डिस्कस किया। अब हम उससे रिलेटेड एक और स्टैंडर्ड, अगेन वो भी आपका रिपोर्टिंग लेवल का स्टैंडर्ड है, और मेरा ख्याल है ये दोनों चैप्टर भी जहाँ तक मुझे याद पड़ता है आपके सिलेबस में एक ही चैप्टर में है। आपके सिलेबस में एक टॉपिक है अदर रिपोर्टिंग के नाम से, शायद वो चैप्टर नंबर सिलेबस का मेरा ख्याल है कोई शुरू में ही है, चैप्टर 5 है गालिबन शायद। उसके अंदर 4-5 स्टैंडर्ड है, तो वन ऑफ देम स्टैंडर्ड उसके अंदर IFRS 8 भी है, ऑपरेटिंग सेगमेंट, और उसके अंदर एक और स्टैंडर्ड है आपके पास IS 24। ये भी डिस्क्लोजर से रिलेट करता है। इसके तो नाम के साथ ही अगर आप देखें तो डिस्क्लोजर का वर्ड लगा हुआ है, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स। अच्छा, अब रिलेटेड पार्टी कौन है और इसका डिस्क्लोजर क्यों दिया जाएगा? देखिए, कुछ लिस्ट IS 24 ने आपको बता दी है कि अगर इनमें से किसी भी पार्टी के साथ आपकी ट्रांजैक्शन हुई है तो IS कहता है कि वो आपके लिए रिलेटेड पार्टी है, और रिलेटेड पार्टी से आपकी जो ट्रांजैक्शन होती है कंपैरेटिवली वो अदर पार्टी के मुकाबले में कम पैसों पे होनी चाहिए। कोई आपकी सब्सिडरी कंपनी है, कोई आपकी एसोसिएट कंपनी है, या कोई आपका ज्वाइंट वेंचर कहीं चल रहा है, या कोई आपका की मैनेजमेंट पर्सनल है, या आपका कोई क्लोज फैमिली मेंबर है, या एक दो और पॉइंट्स है जिनको IS ने स्पेसिफिकली डिफाइन कर दिया है कि ये आपके लिए रिलेटेड पार्टीज है। उनसे अगर आपकी ट्रांजैक्शन होती है तो वो नॉर्मली फेयर वैल्यू से कम पे होती है नॉर्मली, जिसकी वजह से आपके फाइनेंशियल थोड़े से डिस्टर्ब भी हो सकते हैं। फिर आप उसके लिए डिस्क्लोजर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका एक ऑन एवरेज 40% GP होता है, लेकिन अगर ड्यूरिंग द ईयर आपने बहुत सारे ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टी से किए, सेल और परचेज, तो उनको आपने लेस देन 40% GP पे सेल किया, तो आपका GP डिस्टर्ब हो सकता है, यूजर मिसगाइड हो सकता है। तो आप सेपरेट उसका क्या देते थे, डिस्क्लोजर, कि भाई हमारी ड्यूरिंग द ईयर सेल में इतनी सेल ऐसी शामिल है जो हमने किसको की है, रिलेटेड पार्टी को, या हमारी ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन जिसका इम्पैक्ट हमारे फाइनेंशियल पे पड़ रहा है वो हमने ड्यूरिंग द ईयर किसके साथ किए, और वो रिलेटेड पार्टी से आपका रिश्ता क्या था उसको आपने सेपरेटली डिस्क्लोज करना है। अब मैं कुछ चीजें आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये आगे भी काम आएगी कंसोलिडेशन में, और यहीं से कुछ हम ऐड करेंगे रिलेटेड पार्टी की लिस्ट। नंबर 1 देखिए, अगर आप किसी कंपनी में 1 से लेके 19% तक शेयर परचेज करें तो इसको हम कहते हैं सिंपल इन्वेस्टमेंट। क्या कहा जाता है? लेकिन अगर आप किसी कंपनी के 20 से लेके 50% के दरमियान शेयर परचेज करें तो अब आपकी ये कहलाती है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कंपनी। ये आपकी क्या बन जाती है, जिस कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट की वो आपकी बन जाती है एसोसिएट कंपनी। और IS कहता है कि एसोसिएट कंपनी में आपके पास
पावर टू पार्टिसिपेट होता है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या मिलता है आपको? हाँ, आईएएस कहता है पावर टू पार्टिसिपेट, आप उनके ऑपरेशनल और फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेशन का राइट रखते हैं, नॉट कंट्रोल बट पावर टू पार्टिसिपेट। और पावर टू पार्टिसिपेट को आईएएस ने कहा है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, आपका एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ जाता है। जी क्या कह रहे हैं आप? हाँ, वोटिंग राइट तो एक है, लेकिन इसके अलावा अगर आपकी होल्डिंग परसेंटेज बिटवीन 20 to 50 है ना, तो इसमें आपकी वो जो सामने वाली कंपनी है उससे जो रिलेशनशिप है वो एसोसिएट का बन जाता है, और उस कंपनी की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आपको पार्टिसिपेशन के राइट दिए जाते हैं, यानी आपका वहां पे थोड़ा सा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो जाता है। अब इससे ऊपर आप चले जाए 51 से 100, तो वहां तो फिर पावर टू कंट्रोल आईएएस ने का आपके पास आ गया, यहाँ पे आपकी सब्सिडरी कंपनी का रिलेशन हो जाता है। अब ये आपकी कौन सी कंपनी है? सब्सिडरी कंपनी, इसको हम कहते हैं पावर टू कंट्रोल। भाई जाहिर सी बात है, अगर 51 भी है ना तो मेजोरिटी इज द अथॉरिटी, पावर टू कंट्रोल। ये मैंने आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन दी है विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे इसलिए डिस्कस किया है क्योंकि अभी हम एक लिस्ट आपके सामने रखने जा रहा हूँ। उस लिस्ट में आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन आपके लिए रिलेटेड पार्टीज काउंट हो सकते हैं। तो देखें, आईएएस ने कहा है कि रिलेटेड पार्टीज में आपके लिए 2-3 नाम तो यही नजर आ रहे हैं जो मैंने ऊपर कुछ चीजें आपको बताई हैं। पेरेंट कंपनी, पेरेंट कंपनी कौन होती है? जो कंपनी किसी कंपनी के मोर देन 50% शेयर परचेज करे, 60, 70, 80। फॉर एग्जांपल एक पी कंपनी है और उसने एस कंपनी के यानी सब्सिडरी कंपनी के 70% शेयर खरीद लिए, तो अब ये पी जो है ये पेरेंट कंपनी कहलाएगी और एस फोर इसकी। अब ये दोनों एक दूसरे के लिए फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। पेरेंट सब्सिडी के लिए रिलेटेड पार्टी, सब्सिडी पेरेंट के लिए। अब ड्यूरिंग द ईयर दोनों कंपनीज के दरमियान अगर कोई ट्रांजेक्शन होती है किसी भी किस्म की, चाहे वो आपस में गुड सेल की हो, कोई नॉन करंट एसेट सेल परचेज किया हो, कोई सर्विस प्रोवाइड की हो, चाहे उसने चार्ज किया हो चार्ज ना किया हो, तब भी आपने उस ट्रांजेक्शन के इम्पैक्ट्स को डिस्क्लोज करना होगा कि ड्यूरिंग द ईयर हमारी ट्रांजेक्शन ये किससे हुई है? रिलेटेड पार्टी से। तो पेरेंट कंपनी इज वन ऑफ दी क्या हो गई आपके लिए? रिलेटेड पार्टी। इसी तरह पेरेंट कंपनी के साथ दूसरी कौन सी कंपनी आ गई यहाँ पे? सब्सिडरी कंपनी। तीसरी बात एसोसिएट कंपनी। अगर पी कंपनी ने ए कंपनी के 25%, 35%, बिटवीन 20 to 50% के दरमियान शेयर परचेज किए हों, तो अब ये एसोसिएट और पेरेंट का रिलेशन है। मतलब पेरेंट से मुराद मतलब ये आपके एसोसिएट है, हाँ ठीक है। तो अब ये दोनों भी एक दूसरे के कौन हो गए? रिलेटेड पार्टी। इसी तरह आईएएस कहते हैं क्लोज फैमिली मेंबर। इसी तरह आईएएस कहता है कि आपका जो है वो ज्वाइंट अगर कहीं पे कंट्रोल है, ज्वाइंट वेंचर है, ज्वाइंट वेंचर है किसी के साथ या ज्वाइंट कंट्रोल है, वो दोनों भी दो अलग अलग जेवीज है, वो आपस में कौन हो जाएंगे? एक दूसरे की रिलेटेड पार्टी, ज्वाइंट कंट्रोल या ज्वाइंट वेंचर। अच्छा इसमें देखिए ये मैं 1 2 3 4 5 दो इसमें और ऐड कर रहा हूँ।
एक होता है की मैनेजमेंट पर्सनल, आईएएस ने उसको भी डिफाइन किया है, जो आपका ये देखें लास्ट डेफिनेशन दी, ठीक है। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान, अब ये जो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान, जो आफ्टर रिटायरमेंट आप अपने एम्प्लॉयज के इन प्लान को किसी ट्रस्टी के पास रखवाते, ईओबीआई, सैसी या फिर पीएफ वगैरह कहीं, तो वो इदारे भी आईएएस कहता है आपके लिए किस में शुमार हो जाएंगे, क्योंकि वो आपके ट्रस्टी है ना, एक तरीके से आप उन पर ट्रस्ट करके अपनी अमानतें एम्प्लॉयज की रखवा रहे। इसका मतलब है वो भी आईएएस ने कहा कि ये भी किस में काउंट होगा। तो तकरीबन 6-7 लोग हैं। अच्छा, अब आईएएस ने जी बोले, पेरेंट कंपनी वो होती है जो होल्डिंग होती है, जो शेयर खरीदती है। सपोज करें ये पी फॉर पाकिस्तान, एस फॉर स्विट्जरलैंड, पाकिस्तान ने स्विट्जरलैंड के 70% शेयर खरीदती है, तो हम होल्डिंग कंपनी हो गए, हम पेरेंट कंपनी हो गए, स्विट्जरलैंड हमारी कौन सी कंपनी हो गई, सब्सिडी। तो अब ये दोनों एक दूसरे के लिए ग्रुप बन गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर इन दोनों कंपनी, वैसे दोनों अलग अलग कंपनी है, पी फॉर प्लास्टिक कंपनी है, एस फॉर स्पिरिट बनाती है। अब वो एस फॉर स्पिरिट बनाती है, उसको स्पिरिट बनाने के लिए क्या चाहिए, पी फॉर प्लास्टिक। अब उसने किससे खरीद लिया, अपनी पेरेंट कंपनी से। तो उसको क्या कुछ फायदे में मिला होगा या नहीं मिला होगा, मेरा ये 70% शेयर होल्डर है, तो मुझे तो जाहिर सी बात है लेस देन फेयर वैल्यू पे दे देगा। तो वहां पे आपके रिजल्ट्स थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो इसलिए उसको सेपरेट क्या करना पड़ता है, डिस्क्लोजर्स। जी, क्लोज फैमिली मेंबर की, अभी ये वन बाय वन सबकी डेफिनेशन पढ़ूंगा मैं। यहाँ पे एक बार बता दूं मैं आपको, जो की डेफिनेशन देना, इसमें सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या है, ज्वाइंट कंट्रोल क्या है, कंट्रोल क्या है, की मैनेजमेंट पर्सनल कौन है, इवन क्लोज फैमिली मेंबर कौन है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन किसको कहते हैं, ये 6-7 लोग रिलेटेड पार्टी है, क्यों है, कैसे है। अब क्लोज फैमिली मेंबर में कौन कौन आता है, ये पूछना चाह रहे हो। नहीं, अगर फेयर वैल्यू पे भी दे रहे हैं, तब भी अगर आपकी रिलेटेड पार्टी से कोई ट्रांजेक्शन हुई है, you have to separately disclose, because this is one of the requirement of IAS 24. सब्सिडी उस वक्त कहलाएंगी जब आपकी होल्डिंग मोर देन, नहीं सब सब्सिडी नहीं कहलाती, नहीं, ठीक है। अच्छा, अब आगे आ जाए। अब सपोज करें एक कंपनी है, जिस कंपनी का नाम है एबीसी कंपनी, और एबीसी कंपनी इज गोइंग टू प्रेजेंट इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप उस कंपनी के चीफ अकाउंटेंट हैं मेमन भाई, एंड यू आर गोइंग टू प्रिपेयर एंड यू आर गोइंग टू प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एबीसी कंपनी जो है ना, वो कहलाएगी रिपोर्टिंग एंटिटी। क्या कहलाएगी, वाई रिपोर्टिंग एंटिटी, बिकॉज ये कंपनी अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करने जा रही है, ऐसा ही है। अच्छा, अब एक रिपोर्टिंग एंटिटी, एक रिपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन जब अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करने जा रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने जा रही है, तो उसके लिए कोई एंटिटी भी रिलेटेड पार्टी हो सकता है, और उसके लिए कोई पर्सन भी रिलेटेड पार्टी हो सकता है। आई मीन टू से देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एबीसी कंपनी के लिए कोई XYZ कंपनी भी रिलेटेड पार्टी हो सकती है, और कोई मिस्टर
GMB रिलेटेड पार्टी हो सकते हैं, मिस्टर सो एंड सो रिलेटेड पार्टी हो सकते हैं अगर वो IAS के क्राइटेरिया को मीट करते हो। यही बात डेफिनेशन के आगाज में लिखी गई है। कहते हैं अ रिलेटेड पार्टी इज अ पर्सन और एंटिटी। रिलेटेड पार्टी कैन बी मिस्टर GM और XYZ दैट इज रिलेटेड, जो कि रिलेट करती हो टू द एंटिटी, उस एंटिटी से दैट इज प्रीपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज, मेरे एग्जांपल में कौन सी थी, ABC एंटिटी ऑल्सो नोन एज रिपोर्टिंग एंटिटी। एक रिपोर्टिंग एंटिटी के लिए मिस्टर सो एंड सो भी रिलेटेड पार्टी हो सकते हैं, या कोई कंपनी भी रिलेटेड पार्टी हो सकती है, सब्जेक्ट टू कंडीशन के वो IAS के क्राइटेरिया को। अब वो क्राइटेरिया क्या है, वो बातें क्या है। IAS कहता है फॉलोइंग 3 पॉइंट्स इलस्ट्रेट हाउ अ पर्सन or a close member of that person's family is related to a reporting entity if the following: if that person has control or joint control over the reporting entity। कंट्रोल कब होगा, जब मोर देन 50% शेयर होंगे। ज्वाइंट कंट्रोल जब हो सकता है कोई कॉन्ट्रेक्चुअली म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत आपके पास क्या हो, कोई ज्वाइंट वेंचर चल रहा हो, वहां पे आपका ज्वाइंट कंट्रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अगर इन डेफिनेशन को नीचे डिफाइन कर दूं, पहले कंट्रोल का मतलब है पावर टू गवर्न दी फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसीज ऑफ एन एंटिटी सो एज टू ऑब्टेन बेनिफिट फ्रॉम इट्स एक्टिविटीज। क्योंकि आपकी मेजर इन्वेस्टमेंट है, 70-80% आप होल्ड करते हैं। और ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, हमारे सिलेबस में टॉपिक है, मैं ऊपर अभी डिस्कस कर रहा था आप लोगों से, वो टॉपिक मेरे ध्यान से मिस हो गया था, कंसोलिडेशन। मैंने लास्ट वीक में कंसोलिडेशन मॉर्निंग में पढ़ा दी, तो वहाँ पे जब हम कंसोलिडेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे यही हर सवाल में आपको नजर आएगा, ए कंपनी परचेज 80% शेयर ऑफ बी कंपनी, ए कंपनी परचेज 90% शेयर ऑफ बी कंपनी। फिर ए कंपनी के रिजल्ट अलग दिए जाएंगे, बी कंपनी के रिजल्ट, वो दोनों अलग अलग कंपनीज होती हैं, अपना अलग अलग बिजनेस कर रही है और दोनों अपने अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है, लेकिन कंसोलिडेशन की जब रिक्वायरमेंट आ जाए पेरेंट के लिए होती है, तो वो इन दोनों कंपनीज के रिजल्ट को कंसोलिडेट भी करेगा और अपनी स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाएगा। तो बात ये है, ये कंट्रोल जो है ना, ये उस वक्त आता है जब किसी कंपनी के आपके पास मोर देन 50% शेयर्स हो, यानी वो कंपनी आपकी सब्सिडी हो। जी, वो सब्सिडी, सब सब्सिडी बताऊंगा मैं आपको थोड़ा सा पेपर में, इसमें आएगा, इसमें आएगा, लेकिन वो आपको सिलेबस में आगे है। कंसोलिडेशन में यहाँ तो सिंपल है, वो स्ट्रेटेजिक लेवल 1 में जब आप रिपोर्टिंग पढ़ोगे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, वहां पे ये वाले केस में भी एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको थोड़ी देर में, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये एक ऊपर वर्ड आया था ज्वाइंट कंट्रोल, कॉन्ट्रेक्चुअली एग्रीड शेयरिंग ऑफ कंट्रोल। भाई मेरी रजामंदी से जो आप ज्वाइंट कंट्रोल पे कुछ बिजनेस कर रहे होते हैं। अच्छा, एक बात ये लिखी हुई है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द रिपोर्टिंग एंटिटी। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कब मिलता है, जब आपके एसोसिएट हो। एसोसिएट कब बनती है, जब आपके पास शेयर 20 से, ये सारी बातें ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर ली है। क्या हो सकता है, अगर वैलिड होगा, मतलब पावर टू पार्टिसिपेट है, हो सकता है आपके पास वैलिड रीजंस के साथ कोई डिसीजन पे कंट्रोल नहीं होगा, लेकिन आपका एक, फिर ये भी देखा जाएगा कि 20 है या 45 है या 40 है, कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस है आपका, उसके अकॉर्डिंगली होता है, ठीक है। आगे आ जाए, इज अ मेंबर ऑफ की मैनेजमेंट पर्सनल। आपका कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, आपका कोई टॉप लेवल मैनेजर हो, भाई आप किसी कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है या चीफ फाइनेंशियल कंट्रोलर है, कंट्री मैनेजर फाइनेंस है, और उस कंपनी की प्रोडक्ट आपको परचेज करनी है, घर पे ले जाना है, इस प्लेटफॉर्म के लिए बेचती है,
तो क्या आपको फेयर वैल्यू पे देंगे? वो आपसे तो रियायत होगी ना, आप तो फासुल फास है, ठीक है। तो भाई बात ये है कि आईएएस कहता है कि आप भी उनके लिए किसमें, रिश्तेदार की लिस्ट में काउंट होंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये मजीद इसने बहुत ज्यादा आगे कहानियां सुनाई है कि ये लोग भी आपके कौन है, रिश्तेदार है। An entity is related to a reporting entity if any of the following condition applies. Entity and the reporting entity are member of same group. ये जो आप बात कह रहे थे मैं इसको डिफाइन करता हूँ, which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to others. For example, बहुत टिपिकल केस भी होते, जैसे एक पी कंपनी है और उसने एस कंपनी के, सपोज कर लेते हैं कोई 80% शेयर खरीद लिए, या सपोज कर लेते हैं 60% शेयर खरीद लिए। पी कंपनी ने सॉरी एस कंपनी के कितने परसेंट शेयर खरीद लिए? क्या पेरेंट कंपनी बन गई? एस कंपनी ने S1 कंपनी के 80% शेयर खरीद लिए। कितने शेयर खरीद लिए? अब बात यह है, एस कंपनी आगे जितने भी काम करेगी उसका 60% किसके लिए होगा? 80 का 60%, 8 6 48, 48% इनडायरेक्टली होल्डिंग आ गई आपके पास S1 में। पी कंपनी ने एस कंपनी के कितने परसेंट शेयर खरीदे? आपकी सब्सिडी की भी एक सब्सिडी है, सब्सिडी फेलो सब्सिडी। एस ने S1 के कितने खरीदे हैं? 80। अच्छा, इसका मतलब है एस आगे जितने भी काम करता है उसमें 60% आपका होता है। 80 का 60% 48 होता है। तो इसका मतलब है इनडायरेक्टली आप S1 को कितना कंट्रोल कर रहे हो? अब हो सकता है उसके जो रिमेनिंग 20% शेयर थे उसमें से 10% आपने भी खरीद लिए। अब ये भी आपकी सब्सिडी बन गई। अब आपकी होल्डिंग कितनी हो गई? आपका इफेक्टिव कंट्रोल S1 पे कितना हो गया? 58 हो गया। इसको डी शेप कहते हैं, ये डी बन गया ना। ये आप लोग पढ़ोगे जब थोड़े बड़े हो जाओगे इंशाल्लाह अगले स्टेज पे, स्ट्रेटेजिक लेवल 1 पे जो कॉर्पोरेट, वहां बड़ी कंसोलिडेशन आपको। अब तो पेपर बड़ा मतलब बच्चों वाला कर दिया उन्होंने, मतलब 5-5 नंबर के सवाल, वरना आप यकीन करें कंसोलिडेशन से 50 नंबर का पेपर आ जाता था CFR के अंदर। 50 मार्क्स कंसोलिडेशन से आ जाते थे। इतना बड़ा पोर्शन है वहां पे। वहां पे आपने ये डी शेप भी पढ़ना है, एक पेरेंट, उसकी सब्सिडी, सब सब्सिडी, इफेक्टिव कंट्रोल, फेलो सब्सिडी। तो देखिए ये पूरा शेप बन गया। अब ये सब एक दूसरे के कौन हो गए? सब एक दूसरे के रिश्तेदार है। मतलब पहले मैं आपको बताऊं इसमें बड़े मसले मसाइल थे। वंस अपॉन अ टाइम में एक गूगल पे सर्च कर रहा था, बिग 4 कंपनी जो है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वन ऑफ दी कंपनी की एक मुझे पावर पॉइंट पे गालिबन IS 24 की प्रेजेंटेशन मिली, बड़ी अच्छी उसने बनाई। IS 24 की हिस्ट्री ये थी कि 1984 में लिखा गया, 1994 में उसको अपडेट किया गया, उसके बाद 2003 में अपडेट हुआ, उसके बाद 2009 में अपडेट हुआ। 2003 में ना बहुत मसले मसाइल थे। 2003 में उसने बड़ा अच्छा कंपैरिजन किया था 2009 के साथ। पास चीजें 2003 में जो रिलेटेड पार्टी काउंट नहीं होती थी, आफ्टर 2009 अपडेशन वो भी आपके लिए क्या काउंट हो रही है। फॉर एग्जांपल अब आप देखिए ना, मैंने अब तक जितने भी चैप्टर पढ़ाए, किसी चैप्टर में किसी डेफिनेशन में आपने इतनी बड़ी डेफिनेशन देखी है? रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक है। कभी आपने कोई सिंगल डेफिनेशन इतनी बड़ी देखी? नहीं। मैंने आपको जितने भी IAS पढ़ा है, हर IAS के शुरू में मैं क्या देता हूँ? डेफिनेशन। इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड उसकी डेफिनेशन, एडजस्टेबल इवेंट उसकी डेफिनेशन। क्या इतनी बड़ी कोई डेफिनेशन आई है? ये डेफिनेशन 2009 में अपडेट हुई। अब वो यहाँ पे कह रहे वन एंटिटी इज एन एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर ऑफ द अदर एंटिटी, और एन एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर ऑफ अ मेंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ द विच द अदर एंटिटी इज अ मेंबर। इवन वो ये कह रहे कि अगर आपके पास पी कंपनी के पास एक एसोसिएट है
और पी कंपनी के पास एक ज्वाइंट वेंचर है, मतलब पी कंपनी ने ए कंपनी के 40% शेयर खरीदे हुए, तो ये एसोसिएट बन गई 40% पे, और एक जे कंपनी के साथ आपका ज्वाइंट वेंचर चल रहा है, तो क्या पी और ए आपस में रिश्तेदार है? क्या जेवी और पी आपस में रिश्तेदार है? व्हाट अबाउट ए एंड जेवी? हाँ, ये 2003 वर्जन में नहीं होते थे। उसने जो मैं बता रहा हूँ प्रेजेंटेशन, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने बड़ी कलरफुल प्रेजेंटेशन बनी हुई थी, वो पता नहीं मेरे पास थी अब है या नहीं। तो उसने क्या किया पता, यही ग्राफ फिर दोबारा बनाया था, पी ए और जेवी, और एक के ऊपर लिखा था 2003, फिर एक के ऊपर लिखा था 2000, एक को उसने ऐसे क्रॉस कर दिया था, एक को टिक कर दिया था कि अब ये रिलेटेड पार्टी है, पहले ये रिलेटेड पार्टी। इवन अगर आपके पास दो ज्वाइंट वेंचर है, एक पी कंपनी है और एक आपका जेवी 1 है और दूसरा आपका जेवी, तो ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के कौन है? ये देखें, ये पॉइंट भी लिखा हुआ है आगे अगर आप पढ़े, both entities are joint venture of the same third party, both entities are of same third party, one entity is a joint venture of third party and other is an associate, वो भी मैंने भी बना के दिखा दिया। The entity is a post employment benefit plan, मतलब आप अपने एम्प्लॉइज के जो ग्रेजुएटी, प्रोविडेंट फंड, ईओबीआई, सेसी वगैरह में रखवाते हैं, वो सब भी आपके ट्रस्टी होने की वजह से किस में काउंट हो रहे हैं? इसके अलावा कह रहे हैं एंटिटी इज कंट्रोल और ज्वाइंटली कंट्रोल बाय अ पर्सन, कंट्रोल, ज्वाइंट वेंचर और पावर टू कंट्रोल सब्सिडी, की मैनेजमेंट पर्सनल, ये सारी चीजें जो है वो किस, असल में घुमा फिरा के ये बात रिपीटेशन हो रही है। इनफैक्ट अगर आप ये 7 पॉइंट देख लेना जो मैंने यहाँ लिखे, ये जो मैंने लिखे, पेरेंट, सब्सिडी, एसोसिएट, ज्वाइंट कंट्रोल, की मैनेजमेंट पर्सनल, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान और क्लोज फैमिली मेंबर है। हाँ, असल में वो आपको सवाल ऐसे नहीं पूछेगा, वो आपको लिस्ट कुछ लोगों की देगा और आपको बोलेगा बताओ इसमें से कौन आपका रिश्तेदार है और कौन रिश्तेदार। हाँ, तो उसमें आप बता सकते हैं जज करके जी। ठीक है, तो ये दोनों डिस्क्लोजर देंगे, लेकिन डिस्क्लोजर कब जाएगा? जब आपने ड्यूरिंग द ईयर आपस में क्या की हो। अब ट्रांजेक्शन क्या होती है ये भी सुन ले, डेफिनेशन लिखी हुई है, अगली डेफिनेशन यही है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, अ ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज, सर्विसेज और ऑब्लिगेशन बिटवीन रिलेटेड पार्टीज रिगार्डलेस ऑफ वेदर अ प्राइस इज चार्ज और नॉट। हो सकता है रिश्तेदार होने की वजह से उसने आपसे चार्ज, मतलब उससे रिश्ता आपका ऐसा था, उसने आपके, वैसे ही आपको कोई सर्विस देनी थी, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देनी, जैसे हमारे यहाँ सेमिनार होते हैं, अक्सर मेंबर भी आते हैं, समटाइम मेंबर्स जो है वो वॉलंटरी आके सेमिनार कंडक्ट करके चले गए, समटाइम सेमिनार होते हैं वो पेड होते हैं, जो नॉन मेंबर या कोई और। अब जैसे अभी नीचे आपने देखा था एक सेशन होने जा रहा था आईएफआरएस के ऊपर, नीचे जगह जगह वो एक फोटो स्टेट लगी हुई थी, तो हसन मारफानी साहब जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, शायद नाम भी सुना हो आपने, एक मशहूर शख्सियत है, तो वो आईएफआरएस का सेमिनार एक डिप्लोमा करवाते हैं यहाँ पे, पहले भी उन्होंने करवाया, अराउंड ये 6 महीने का शायद डिप्लोमा होता है, जिसमें आपको ये सारे आईएफआरएस पढ़ाए जाएंगे, आपका टेस्ट होगा, पेपर होगा, आखिर में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। मैंने पूछा भी था, आज फीस बताया था, शायद मेंबर्स के लिए 40 है, नॉन मेंबर के लिए 45 है, तो 45, तो पूरा डिप्लोमा है ना 6 महीने का आपका, ठीक है, आईएफआरएस का। तो आज उसका ओरिएंटेशन सेशन चल रहा था नीचे, ठीक है, तो ये जो ओरिएंटेशन सेशन है, अब ये जो मारफानी साहब पढ़ाने आएंगे तो ये तो डेफिनेटली चार्ज करेंगे। बाद दफा कोई ऐसा इवेंट होता है, जैसे मैंने एक दफा यहाँ पे एक वर्कशॉप करवाई थी 5-6 दिन की, लेकिन मैंने उसका चार्ज नहीं किया था, क्योंकि मैं मेंबर हूँ और रिलेटेड पार्टी, भारत रिलेटेड पार्टी, हम आईसी में कंपनी नहीं, समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अब ये जो लिखा हुआ ना कि रिगार्डलेस वेदर प्राइस इज चार्ज और नॉट, हो सकता है आपको सर्विस मिल गई हो जिसकी वजह से आपके बेनिफिट बढ़ गए हो फाइनेंशियल पे, लेकिन उसने आपके सर्विस के चार्ज, क्योंकि वो आपका रिलेटेड पार्टी था। तो अब ये ट्रांजेक्शन मैंने कहा है ना, ये पेरेंट सब्सिडी अलग अलग कंपनीज होती है, ये आपस में ट्रेडिंग भी करते हैं, इवन प्रॉफिट पे भी करते हैं भाई। जब मैं कंसोलिडेशन पढ़ाऊंगा तो आप वहां देखेंगे पेरेंट कंपनी ने सब्सिडी को कुछ दी थी 60% प्रॉफिट पे। कल हम सवाल कर रहे थे आईसीबी के 5 पेपर का सवाल है, तो भाई नो डाउट ये आपस में ग्रुप ऑफ कंपनीज होते हैं, लेकिन इनका बिजनेस सेपरेट चल रहा होता है,
आपस में ट्रेडिंग भी होती है। तो ये जो आपस की ट्रेडिंग है वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है। अगर कोई ट्रांजेक्शन हुई है तो उससे रिलेटेड जो इम्पैक्ट है, फॉर एग्जांपल आपके रिसीवेबल में कुछ रिसीवेबल ऐसा होगा जो आपने किससे लेने होंगे, रिलेटेड पार्टी से, तो आप आखिर में डिस्क्लोजर देंगे रिसीवेबल इंक्लूड सो एंड सो अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम पेरेंट कंपनी, फ्रॉम सब्सिडी कंपनी, फ्रॉम क्लोज फैमिली मेंबर, फ्रॉम सो एंड सो। तो वो सारी चीजें आपने सेपरेटली क्या करने होंगे, डिस्क्लोज। अब आगे पहली बात तो ये है, ये जो आप कंसल्टेंट की बात कर रहे हैं इसमें वो साथ में से कोई एक बात आ रही है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, आईएएस कहता है इवन अगर कोई आपका 100% पूरे पाकिस्तान में प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटर भी है ना, मैंने ऐसा केस भी देखा सीए के, अभी तो सवालात मैंने इसमें कम किए, सीए के मैंने कुछ सवालात देखे थे आईकेप के, उसमें आईकेप के सवाल में पूछा कि 100% आपकी प्रोडक्शन का डिस्ट्रीब्यूटर है पूरे पाकिस्तान में, या 100% फाइनेंस प्रोवाइडर है कोई बैंक आपको, लेकिन वो भी आपके लिए रिश्तेदार उस वक्त तक नहीं होगा जब उन 7 में से एक रिश्तेदारी हो, या तो वो पेरेंट हो, या सब्सिडी हो, या एसोसिएट हो, या ज्वाइंट वेंचर का रिश्ता हो, या क्लोज फैमिली मेंबर का रिश्ता हो, या आपका जो है वो उससे की मैनेजमेंट पर्सनल हो, हाई लेवल एम्प्लॉय, या फिर वो आपका पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान। अगर वो नहीं है, अगर वो है तो फिर उससे अल्टीमेटली फिर वो काउंट होगा। हाँ, की मैनेजमेंट पर्सन है तो वो बिल्कुल होगा। अभी आप हमारे पहले सवाल में देखिएगा उसकी वजह से कितने हिस्सेदारियां बढ़ जाएगी, एक की मैनेजमेंट पर्सन, फिर वो काउंट होगा। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी बात बताता हूँ कि ये जो अगली डेफिनेशन है ना, ये भाई ने हमारी पूछी भी थी, और क्लोज फैमिली मेंबर, आईएएस ने इसको बड़ा लिमिटेड रखा है। अच्छा भाई आपके लिए क्लोज फैमिली है या नहीं, ब्रदर, लेकिन आईएएस कहता नहीं है। मतलब आईएएस ने कुछ, बस आईएएस ने तो ये कहा है कि उसने बोला आपका आईएएस की, मैंने ये केस भी देखा था आईकेप के पेपर में, एक ट्रांजेक्शन आई थी, आपने ब्रदर से ट्रांजेक्शन की है, एक ट्रांजेक्शन थी आपने नेफ्यू से, भतीजे से ट्रांजेक्शन की है, उन दोनों के आंसर में सॉल्यूशन में क्या लिखा हुआ था, नो। अब ये पढ़े आप, दोस्त फैमिली मेंबर who may be expected to be influenced or be influenced by that person in their dealing with the entity include the person's domestic partner and children। domestic partner से मुराद यहाँ पे spouse यानी वाइफ, children of domestic partners यानी persons की वाइफ, बच्चे और उसकी वाइफ के बच्चे। ठीक है भाई, यही लिखा हुआ है ना। अगले जो पॉइंट में लिखा हुआ है, पहला पॉइंट है पर्सन्स डोमेस्टिक पार्टनर एंड चिल्ड्रन, यानी कोई डायरेक्टर अगर है उसकी वाइफ और उसके बच्चे, चिल्ड्रन ऑफ द पर्सन डोमेस्टिक पार्टनर और उसके बीवी के बच्चे। ठीक है भाई, मतलब ये आपस में फैमिली हो गई बस खाली। और डिपेंडेंट ऑफ द पर्सन और द पर्सन डोमेस्टिक पार्टनर, डिपेंडेंट से बराबर उनके बच्चे, मतलब सिर्फ समझ ले आप हस्बैंड वाइफ और बच्चे बस। ये आईएएस ने जो है ना आपको क्या बता दिया है, एक क्राइटेरिया क्लोज फैमिली का। अब ये सवाल भी मैंने यहाँ पे रखा है बुक से, तो उस पर एक कंडीशन भी आएगी, हम डिस्कस करते हैं। कंट्रोल आपको बता दिया है, ज्वाइंट कंट्रोल बता दिया है, सिग्निफिकेंट डायरेक्टर्स की ना भाई, एक कंपनी के एमडी है, एमडी की वाइफ से कोई ट्रांजेक्शन हो जाए। अभी एक सवाल में मैंने लिखा हुआ है, मैंने क्या लिखा है वो मैंने एक इंटरनेशनल बुक से कॉपी किया, क्वेश्चन नंबर 3, उस पर लिखा हुआ है कि डायरेक्टर को जो है ना वेयर हाउस के लिए, पता नहीं कोई दुकान या कोई वेयर हाउस चाहिए, अपनी वाइफ से उसने रेंट पे लिया हुआ है, और उसकी वाइफ रेंट जो चार्ज कर रही है वो आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन, आर्म लेंथ का मतलब था फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू चार्ज कर रही है वो। 12 उनकी आपस की जो भी मसले मसाइल है, लेकिन क्या वो ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टी में आएगी या नहीं आएगी, आएगी। ठीक है, तो बहरहाल सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, पावर टू पार्टिसिपेट इन द फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग, है कुछ जगहों पे थोड़ा सा स्पेस का मसला आ गया है, ये द फाइनेंशियल एक साथ लिखा हुआ है, ऊपर भी मैं कुछ वर्ड देख रहा था, तो जिस तरह पे एंड ऑपरेटिंग है तो वो तो आप समझ जाएंगे ना। ठीक है, टाइपिंग इशू है थोड़ा सा। पावर टू पार्टिसिपेट इन द फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग डिसीजन ऑफ एंटिटी बट नॉट हैविंग कंट्रोल ओवर दोस पॉलिसीज,
सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस पे कंट्रोल नहीं है, पावर टू पार्टिसिपेट है। की मैनेजमेंट पर्सन कौन होते हैं? बड़े लोग जो होते हैं, कौन होते हैं? जो प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एक्टिविटीज ऑफ द एंटिटी इधर डायरेक्टली और दिस इंक्लूड डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव और अदरवाइज ऑफ दैट एंटिटी। 3 सवाल मैंने कोई अच्छा इसमें जो ये मैंने एक हैंडआउट कवर किया है, स्टूडेंट के फीडबैक है, इसी हैंडआउट के हवाले से कुछ चीजें बड़ी कॉमन है जो वहाँ एग्जामिनर पूछ रहा है, क्योंकि ये मैंने भी कॉमन बुक से चीजें कॉपी की है, तो ये कॉमन चीजें इस आईएएस के हवाले से डिस्कस की जाती है, जो वहाँ पे एग्जामिनर छोटे मोटे एमसीक्यूज की सूरत में आपसे, थ्योरेटिकल एमसीक्यू ज्यादातर 2-2 नंबर के हैं, तो न्यूमेरिकल एमसीक्यूज है आपके पेपर में वो 2-3 से लेके 5 नंबर तक है। आपको फॉर्मेट भी सारा दिया हुआ है वेबसाइट पे, मैंने आपको डे 1, अगर आपने पहला लेक्चर मेरा मैंने पीडीएफ फाइल में उसका लिंक भी शेयर किया है, उसको सुने थे मैंने, वहाँ पे सामने स्क्रीन पे चीजें आपको डिस्प्ले भी की है। तो पेपर में क्योंकि अब एग्जामिनर के पास ग्राउंड बहुत बढ़ गया है, छोटी छोटी चीजें वो आपसे एग्जामिन कर रहे हैं, ठीक है। पी कंपनी दैट इज पेरेंट कंपनी ऑन्स अ सब्सिडी कंपनी। आप सर ये इसको देखिएगा, आपका शायद वो जवाब यहाँ होगा। एक पी कंपनी है और वो ऑन करती है एक कंपनी एस यानी सब्सिडी। पर्सन सी इज द सीईओ ऑफ की मैनेजमेंट पर्सनल ऑफ एस कॉर्पोरेशन। मिस्टर सी जो है ना वो कौन है? हाँ, ये एक पर्सन सी है, चांद साहब जो है, सी फॉर चांद साहब। ये एस के अंदर कौन है? काम तो कर रहे हैं भाई, छोटा मोटा काम नहीं कर रहे, बड़ा आदमी है, चांद साहब है भाई, ठीक है। ये एस कंपनी के चांद है, ठीक है। मिस्टर सी जो है वो सीईओ, राइट। अच्छा, इनका जो है ना, ये जो मिस्टर सी है, एंटिटी जेड इज ज्वाइंटली कंट्रोल बाय मिस्टर सी। इनका एक चक्कर किसके साथ चल रहा है? मतलब चक्कर से मुराद इनका एक ज्वाइंट कंट्रोल जो है वो कौन सी एंटिटी के साथ भी है? असल में मैं यहाँ सी लिखूंगा तो ज्यादा बेहतर होगा। मिस्टर सी और मिस्टर सी का एक चक्कर जो है वो किससे है? एंटिटी जेड से, ऐसा ही है, जेड लिमिटेड। मिस्टर सी जो है वो सीईओ है, यानी की मैनेजमेंट पर्सन। सवाल आपसे ये पूछा, इस एस कॉर्पोरेशन इज अ रिलेटेड पार्टी फॉर जेड। क्या एस और जेड का कोई रिश्ता बनता है? किसकी वजह से बनता है? चांद की वजह से, सी की वजह से, क्योंकि दोनों जगह पे चांद साहब मौजूद है। एस कंपनी में चांद साहब की पोजीशन क्या है? सी, बड़ा आदमी है, ठीक है भाई। और जेड कंपनी में उसका ज्वाइंट वेंचर है। डिस्क्लोजर नहीं आएंगे। अगर एस और जेड के दरमियान ड्यूरिंग द ईयर कोई ट्रांजेक्शन हुई है तो वो ट्रांजेक्शन फॉर द पर्पज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एस लिमिटेड इज अ रिलेटेड पार्टी फॉर जेड लिमिटेड एंड जेड लिमिटेड इज अ रिलेटेड पार्टी फॉर एस लिमिटेड। इवन मैं आपको बताऊं, पी और जेड भी रिश्तेदार हो गए, हालांकि बहुत दूर का रिश्ता लग रहा है, लेकिन ये सब पूरा ग्रुप एक दूसरे का रिश्तेदार है भाई, इन सब की आपस में लिंक। जी बिल्कुल, आपका शायद थोड़ा सा इस तरह ही कोई रिलेटेड पॉइंट था, ठीक है। मिस्टर सी की पोजीशन है, दैट्स व्हाई वो एस कंपनी में रिलेटेड पार्टी है। उनका जेड से रिश्ता है, ज्वाइंट वेंचर, जिसकी वजह से वहां पे उनकी रिलेटेड पार्टी रिलेशन है। इनकी वजह से एस और जेड, जो हमसे सवाल पूछा था वो क्या पूछा था? एस और जेड क्या आपस में रिलेटेड पार्टीज हैं? यस और नो? यस, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर फॉर द पर्पज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नहीं, वो तो मैं लिखा हुआ है कॉन्ट्रेक्चुअली एग्रीमेंट है। अगर वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे आपका ज्वाइंट वेंचर है तो कहलाएगा, क्योंकि डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ था, ये देखें, ज्वाइंट कंट्रोल की डेफिनेशन है कॉन्ट्रेक्चुअली एग्रीड शेयरिंग ऑफ कंट्रोल, राइट। अच्छा भाई आगे चलते, समय थोड़ा सा कम है, मुकाबला सकते। 2 सवाल है। एसोसिएट किस चीज के मेंबर? होगा, बिल्कुल होगा, उस शख्स की अगर वो की मैनेजमेंट पर्सन है तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा, हर बंदे पे नहीं होगा। एक मिनट में एक सवाल है, प्लीज बी साइलेंट। जी बोले। सही है,
बिल्कुल। अच्छा, अब एक सुन ले, आपकी बात को मैं थोड़ी सी और शेप दे देता हूँ। ही सेइंग कि मिस्टर सी अपना एक सेपरेट बिजनेस भी कर रहे हैं। अब उस कंपनी को कोई लोन चाहिए, वो मार्केट से लोन लेने जाएंगे तो इंटरेस्ट पे मिलेगा। उन्होंने अपनी कंपनी से लोन ले लिया, इंटरेस्ट फ्री मिल गया। अब ये ट्रांजेक्शन भी क्या कहलाएगी? और ये है क्वेश्चन 3 में मौजूद है। मेरे क्वेश्चन 3 में ये, वो भी मैंने किसी बुक से लिया है। आ जाए क्वेश्चन 2 पहले। जॉन स्मिथ जो के फादर है, जॉन स्मिथ कौन है? उनका, और जॉन ड्वाई कौन है? सन। बाप बेटा आपस में रिश्तेदार हैं, क्लोज फैमिली मेंबर है। ये खुद कह रहा है सवाल, आर रिलेटेड पार्टीज एज पर IS 24 क्लोज फैमिली मेंबर इन अकॉर्डेंस विद IS 24। जॉन स्मिथ का जो ज्वाइंट कंट्रोल है वो कौन सी कंपनी पे है? ज्वाइंट कंट्रोल जो है वो अमेजिंग लिमिटेड, AL, ऐसा ही है। जबकि जॉन डॉय जो के सन है, उसका चक्कर किससे, मतलब उसका जो ज्वाइंट कंट्रोल है वो गुड लिमिटेड। तो क्या गुड लिमिटेड और अमेजिंग लिमिटेड आपस में रिश्तेदार हैं? कीपिंग इन माइंड द लेटेस्ट अमेंडमेंट टू IS 24 फॉर द पर्पज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अमेजिंग लिमिटेड एंड गुड लिमिटेड आर रिलेटेड पार्टी, डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड। यस भाई, चूंकि क्लोज फैमिली मेंबर है, एक जगह बाप एक जगह बेटा, दे आर close family member as per IS 24. That's why A limited is a related party for G limited and G limited is a related party for yes. Question number 3. बिल्कुल नहीं, CEO का अगर कोई बिजनेस है, अब उस बिजनेस से आपने अपनी कंपनी से कोई ट्रांजेक्शन की हो, क्योंकि जो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस का मतलब है वो ओनरशिप आपकी है, और आप उस कंपनी के लिए क्या हैसियत रखते हैं? बड़े आदमी है, तो आप उस कंपनी के कौन है? रिलेटेड पार्टी। तो उस कंपनी से ट्रांजेक्शन हो या आपसे हो तो बात एक ही है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप को कौन ऑन कर रहा है? आप। मैं जिस कंपनी में, अक्सर ऐसा होता है, मैं जिस कंपनी में था, हमारे जो बिग बॉस थे, जो कंपनी के मालिक थे, और एक मेरे इमीडिएट बॉस जो समझ लो हेड ऑफ फाइनेंस और सब कुछ देखते थे, उनका अपना बुटीक भी था तारिक रोड पे। तो अब उनका साइड बिजनेस, वो जो बड़े लोग आपको पता है अपने हिसाब से ऑफिस आते हैं, उनकी ना आने की टाइमिंग होती है ना जाने की होती है, और वैसे ही वो हमारे बॉस के खासुल खास नूरे नज़र थे, तो उनको वैसे भी टेंशन नहीं थी। अब बात ये है कि अब उनका जो अपना एक बिजनेस है, उस बिजनेस में अगर उनको कोई ट्रांजेक्शन करनी है हमारी कंपनी से, तो डेफिनेटली बिकॉज कि उनकी पोजीशन बहुत हाई फाई थी, जिसकी वजह से वो कौन हो गए? रिलेटेड पार्टी। अब उस कंपनी से, जो बॉस की कंपनी है, जो हमारे एम्प्लॉय थे, लेकिन उसके अगर ट्रांजेक्शन होती तो वो क्या कहलाएगी? रिलेटेड पार्टी, राइट। ट्रांजेक्शन हो गई तो असल में बात बार बार जो मैं कह रहा हूँ, वो ट्रांजेक्शन की वजह से आपके फाइनेंशियल डाउन हो जाते थोड़े से। जब आप कम पैसों में ट्रांजेक्शन करोगे तो फाइनेंशियल रिजल्ट डिस्टर्ब होंगे, यूजर मिसगाइड होंगे, तो वहां पे आप डिस्क्लोजर इसलिए दे ताकि उनको पता चल जाए बस। ऑडिटर मान सकता है आपसे। अब जैसे आप लीज के एसेट दिखाते हैं बैलेंस शीट पे, तो ऑडिटर आके पूछता है ना आपसे कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लीज एसेट दिखा रहे हैं, इसके एग्रीमेंट दिखाओ, एमोर्टाइजेशन शेड्यूल दिखाओ, इसकी चीजें, इवन वो क्रॉस कंफर्मेशन लेटर भी लिखवाता है आपसे, और वो बैलेंस कंफर्मेशन भी कर सकता है। ऑडिटर चाहे तो चेक एंड बैलेंस अपने हिसाब से जो कुछ करना चाहे वो कर सकता है, ठीक है। बाकी ये कि देखिए बात वही होती है, एक लिमिट तक तो हम इतने बड़े फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे गेम तो बहुत कुछ हो सकता है, हमारे यहाँ तो सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी ये जो ऑडिट करवाना, रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना, लॉ की रिक्वायरमेंट, ये सब यूजर्स की अकाउंटेबिलिटी के लिए होते हैं, ताकि यूजर जब रिपोर्ट देखे तो उसको एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल हो कि यार ये ऑडिटेड स्टेटमेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी ने इसका ऑडिट किया है, उन्होंने चेक किया है। इवन आपको पता होगा ये जो ऑडिट फर्म है, इनका ऑडिट भी आईकैप करता है, पता है आपको ये बात? आईकैप, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स को लाइसेंस कौन देगा? आईकैप। हाँ, QCR, बिल्कुल, क्वालिटी रिव्यू कंट्रोल जो कहलाता है। और उसमें अगर उसमें कोई गड़बड़ नजर आई तो आईकैप उसका लाइसेंस भी कैंसिल कर सकता है। इवन आईकैप भी आगे रजिस्टर्ड है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। उस बोर्ड के ऊपर भी 2009 के बाद एक नया बोर्ड बनाया है, मॉनिटरिंग बोर्ड, वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा फ्रेमवर्क में। और उसका मैं खुद पढ़ रहा था, एक बुक में लिखा हुआ था, मॉनिटरिंग बोर्ड जो बनाया गया उसकी रीजन यही है, इन्होंने यूजर्स की अकाउंटेबिलिटी को और बढ़ा दी है।
क्योंकि आप एक रिपोर्ट देखते हैं ना तो आपको एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल मिलता है कि हाँ यार ये एक चेक एंड बैलेंस प्रोसेस से गुजर के रिपोर्ट आई है, सबके टू कंडीशन के रूल्स फॉलो होते हो। अब हम पाकिस्तान में तो हम बहरहाल आपको पता है, हम सबको पता है, पाकिस्तान जिंदाबाद, सारे कानून हमारे लिए कोई चेंज करना मसला ही नहीं है। लेकिन आप अदर कंट्रीज में जाए तो स्ट्रिक्ट लॉ को फॉलो किया जाता है। यही हमारे पाकिस्तानी भाई किसी बाहर मुल्क चले जाए तो कोई सिग्नल नहीं तोड़ रहे होते, उनको पता है यहाँ तो फौरन जुर्माना हो जाएगा, कैमरे की आंख देख रही है, यहाँ तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो बात ये है कि अगर जो स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं उनको फॉलो किया जाए, और ये हमारी एथिकल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि हम अगर किसी रिपोर्ट्स को बना रहे हैं या उसकी ऑडिट कर रहे हैं तो हम उस पर फेथफुल रिप्रेजेंटेशन दिखाएं। ये सारी बातें हम इंशाल्लाह मंडे को डिस्कस करेंगे, क्योंकि मंडे जो मैंने टॉपिक रखा है, क्योंकि वो ऑनलाइन क्लास है और उसमें मैं फ्रेमवर्क पढ़ाऊंगा, थ्योरेटिकल है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, इस ध्यान में रखिएगा, क्योंकि फ्रेमवर्क से भी बहुत ज़्यादा फीडबैक है बच्चों का, थ्योरी बहुत पूछी जा रही है, उस पर ये सारी बातें डिस्कस होंगी। फारेस्ट स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उस पर किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसके अंदर अजम्पशंस क्या होती हैं, उसके अंदर जो है ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का क्राइटेरिया क्या होता है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह विल डिस्कस मंडे लेक्चर में। जी आसिफ भाई। जी पेरेंट कंपनी क्या हो, असल में देखिए बात ये है कि अगर पेरेंट कंपनी सोल प्रोप्राइटरशिप है तो उस पर आईएस की एप्लीकेशन ही नहीं है, आईएस की एप्लीकेशन होती ही कंपनी पे है। हाँ, आईएस बनाए जाते हैं कंपनीज के लिए, तो वो बात नहीं खत्म हो जाती है। ठीक है, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी स्ट्रेट है, कोई इसको जरा देख लेते हैं। इंटरेस्टिंग कंपनी इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स, it transacts business through a business model that has worked for several years and has made the entity successful enterprise that is rated in the top 10 businesses in its field by a trade journal। कह रहे इंटरेस्टिंग कंपनी, इतनी इंटरेस्टिंग कंपनी है और इसका बिजनेस मॉडल इतना अच्छा है कि ये इतना अच्छा पिछले 10 साल में काम कर रही है, इसका नाम टॉप 10 कंपनीज में आ गया है एक बिजनेस जर्नल के मुताबिक। आगे कहते हैं कि ये काम किस तरह करता है वो आपको बता रहे हैं। इंटरेस्टिंग इंक बिलीव्स इन वर्किंग विद रिलायबल एंड डिपेंडेबल वेंडर्स, मतलब ये बिलीव करती है सिर्फ उन लोगों से काम करने में जो रिलायबल भी हो और डिपेंडेबल वेंडर्स, एंड ऑल्सो सेल ओनली टू एंटिटीज दैट इट इज कैन ईदर कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर। इसका मतलब है ये जो रॉ मटेरियल लेती है उस वेंडर से लेती है जो रिलायबल है, और उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के बाद दो लोगों को बेचती है, एक उसको जिसको वो कंट्रोल करती है यानी आपकी सब्सिडी हो गई, और एक उसको जिसके ऊपर आपका क्या है यानी वो आपकी एसोसिएट है। इसका मतलब है आपका काम ही बड़ा मुख्तसर लोगों से, सारे आपके रिश्तेदार हैं, तो इसका मतलब है फिर तो आपका नाम ऊपर जाएगा। आगे कहते हैं बिजनेस मॉडल वर्क इन दिस वे, चार बातें बताइए 1 2 3 4, इन चारों में आपने यस नो बताना है कि जिनसे ये काम कर रहे हैं वो इनके रिश्तेदार हैं। Based on the requirement of IAS 24, identify which transaction would need to be disclosed in related party transactions under IAS 24. Interesting ink purchase everything it need from excellent ink, ऊपर बता दिया था इसका मॉडल इस तरह काम करता है, उस वेंडर से खरीदते हैं जो रिलायबल भी है और डिपेंडेंट भी है उसके ऊपर। बोले हम जिससे लेते हैं उसका नाम ही इतना खूबसूरत है, एक्सीलेंट। अ वेल नोन सप्लायर due to the high quality of the material that excellent ink has provided over the last 10 years, interesting ink has never purchased from any other supplier. It may be considered economically dependent on excellent ink। मतलब आप तो कहीं और देखते ही नहीं हो, इतना अच्छा एक्सीलेंट आपको मटेरियल दे रहा है जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट इतनी अच्छी बनती है कि आपका नाम टॉप 10 में आ गया है। तो क्या ये एक्सीलेंट आपकी रिलेटेड पार्टी है? ये नहीं है, इसका आंसर नो है, क्योंकि ना ये आपकी एसोसिएट है, ना ये आपकी पेरेंट है, ना ये सब्सिडी है, ना ज्वाइंट कंट्रोल है, ना क्लोज फैमिली है, ना पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान है, ना ये आपके लिए की मैनेजमेंट पर्सनल में काउंट हो रहा है। तो इससे ये इतनी कहानी सुनाने में शायद बच्चा समझता है कि यार इससे अच्छा तो कोई है ही नहीं, बस ये तो हमारे लिए सबसे अच्छा रिश्तेदार है। तो भाई ऐसा नहीं है, आईएएस ने तो बोल दिया 100% फाइनेंस प्रोवाइडर भी हो गया ना,
वो भी अगर उन साथ में नहीं आ रहा तो वो आपका रिश्तेदार नहीं है। इंटरेस्टिंग इंक सेल्स, अब ऊपर बता दिया तो सेल कितने लोगों को करते हैं? कुछ सेल उनको करते हैं जिन पे आपका कंट्रोल है, और बाकी किसको करते हैं? जिनके आपने, तो 70% अपनी प्रोडक्ट उसको देते हो जिसको डायरेक्टर ऑन कर रहे हैं यानी कंट्रोल कर रहे हैं, और बाकी रह गया 30%, 70% उनको बेच दिया, और जो बैलेंस है वो आप बेचते हैं एक एसोसिएट कंपनी को बाय विर्च्यू, क्योंकि आपने उनके कितने % शेयर खरीदे हुए, तो वो आपके एसोसिएट है। अब ये दोनों आपके लिए कौन है? ये दोनों रिलेटेड है, एक आपकी सब्सिडी हो गई समझ ले जिसको आपने ऑन किया हुआ है, और एक एसोसिएट है, दोनों रिश्तेदार हैं आपके। जी बिल्कुल, हाँ परसेंटेज नहीं है, लेकिन ऊपर एक बात बता दें, इसको कंट्रोल करते हैं, ऊपर लिखा हुआ था, और कंट्रोल कब मिलता है? जब सब्सिडी होती है, और डायरेक्टर ऑन कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, वो एक ही बात है। इंटरेस्टिंग इंक स्टोर इन्वेंट्री इन अ वेयर हाउस दैट इज लीज फ्रॉम द वाइफ ऑफ इट्स डायरेक्टर, द लीज रेंटल आर आर्म लेंथ, आर्म लेंथ का मतलब फेयर वैल्यू, लेकिन फिर भी डायरेक्टर की वाइफ क्या रिलेटेड पार्टी है? यस। ये आखिरी केस अभी कुछ भाई पूछ रहे थे, वो आसिफ भाई आपकी थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड पूछ रहे थे। इंटरेस्टिंग इंक हैज प्रोवाइडेड इंटरेस्ट फ्री लोन टू अ कंपनी, किसी और कंपनी को आपने इंटरेस्ट फ्री लोन दिया है, वो कंपनी कौन है? ऑन बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, आपके सीईओ साहब की एक कंपनी है, उसको लोन चाहिए था, उसको वैन खरीदनी थी ऑफ इंटरेस्टिंग इंक, ये इंटरेस्टिंग इंक के सीईओ है जिनकी वो कंपनी है जिसको लोन चाहिए था, क्यों चाहिए था? फॉर द पर्पज ऑफ फाइनेंसिंग द परचेज ऑफ अ वैन, तो क्या ये रिलेटेड पार्टी है? यस, ये भी आपकी रिलेटेड पार्टी है। तो भाई ये हमने IS-24 को भी, क्योंकि ये IFRS या IS जो आज हमने डिस्कस किए, ये रिपोर्टिंग लेवल के IFRS हैं, और इन IFRS में हमारे पास, मैं अगर देखिए एक नज़र आपको ज़रा सिलेबस भी दिखा दूं, और अगर ये सिलेबस स्क्रीन पे मैं आपको शेयर करता हूं, एक महीने में हो जाएगा इंशाल्लाह, इतना कोर्स अभी है, एक महीने का आपने प्रोविजन रखना है, एक महीने। भाई सुन ले, अब भाई एक बात सुन ले, मैं अभी कुछ चीजें आपको बता देता हूँ क्या करना है। भाई ये देखिए, ये आपका सिलेबस में अगर ये आप देखें, ये देखिए आपके पास जो रिपोर्टिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की नजर आ रहा है, इसी के अंदर देखें ये जो हमने पढ़ा है IS-24 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, और इसी के अंदर हमने ये पढ़ा है IFRS 8 ऑपरेटिंग, क्योंकि इन दोनों स्टैंडर्ड्स पे हमने सिर्फ ये बात की है कि जब आप रिपोर्ट करने जाएंगे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, उस वक्त इन IS को डेबिट क्रेडिट हो चुका है, ट्रांजेक्शन हो चुकी है, हमने आज ये नहीं बोला कि डेबिट करो क्रेडिट करो, सब हो चुका है, हमने पहचान की है कि कौन सी ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर में काउंट होती है, कौन से सेगमेंट्स रिपोर्टेबल सेगमेंट में काउंट होते हैं। अच्छा, इसमें देखिए हमारे पास, मैं कुछ चीजें आप लोगों को बता दूं कि देखिए IFRS 5 पढ़ा चुका हूं मैं, अच्छा IS 8 पढ़ा चुका हूं, IFRS 15 जो है ना, इंशाल्लाह ये मेरा बिल्कुल प्लान है, मेरा आज प्लान था IFRS 15 का, लेकिन बिल्कुल शाम में मैंने इसको चेंज किया, बिकॉज के मैंने बोला फिर गैप आएगा, कल की छुट्टी और परसों वो ऑनलाइन क्लास है, तो ये IFRS थोड़ा सा अच्छा IFRS है, एटलीस्ट 2 क्लासें मुझे फुल फ्लैश चाहिए इसके लिए, तो इंशाल्लाह आने वाले वीक में जो फ्राइडे सैटरडे हमारा फिजिकल होता है, क्योंकि फिजिकल में देखो नो डाउट एक क्वालिटी कुछ और होती है, तो इंशाल्लाह आने वाले वीक में जो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे है, एज तो मेरा इंशाल्लाह ना कोई प्लान है ना कोई इन्विटेशन है अभी, तो फ्राइडे सैटरडे की जो क्लास होगी इंशाल्लाह फिजिकल, उसमें मैं IFRS 15 पढ़ाऊंगा, मंडे को मैं घर से ऑनलाइन लूंगा इंशाल्लाह, उसमें ये पहला पार्ट बहुत आसानी से, पार्ट A 5% है, 2 फ्रेमवर्क है, इस पर मैंने बहुत अल्हम्दुलिल्लाह वर्क किया हुआ है, मैंने काफ़ी बड़ा इसका एक हैंड आउट है, वो मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, वो तकरीबन 10-11 पेज पे है, उस पर सारी मैंने इवन सब्जेक्टिव पेपर में हर अटेम्प्ट में ये आता था 5 नंबर का सवाल, तो वो सारे सवाल मैंने विद आंसर कॉपी कर दिए उसमें, तो वो सवाल भी डिस्कस करूंगा, इवन तो जरूरत पड़ेगी नहीं इंशाल्लाह, जब मैं पूरा कॉन्सेप्ट दे दूंगा ना, तो आखिर में आप देखेंगे, जब हम सवाल देखेंगे तो आप खुद बोलेंगे हाँ सर ये सारी बातें ऑलरेडी हम
जवाब भी नीचे लिखा हुआ होगा, कवर कर चुके होंगे। IS1 नहीं, IS1 की अलग से 2 क्लासें चाहिए। मैंने अभी कल और आज 2 दिन बहुत अल्हम्दुलिल्लाह कॉम्प्रिहेंसिव वे में जाके IS1 बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, अल्लाह का शुक्र है, वे में जाके मैंने कवर किया है मॉर्निंग सेक्शन में। तो IS1 के लिए 2 क्लासें अलग, उसके लिए फिर मैं इसके बाद वाले, मतलब मैं कोशिश क्या करूंगा, फ्राइडे जो मंडे घर से क्लास लूँ ना, उसमें कोई छोटा टॉपिक थ्योरेटिकल या कोई छोटे टॉपिक्स, और जो फ्राइडे सैटरडे हमारी बैक टू बैक हो फिजिकल, उसमें बड़े टॉपिक्स। तो भाई अभी मैं ऊपर लाइब्रेरी, हम बैठे हुए थे नमाज के बाद कैफेटेरिया में, तो मैंने 4 वीक लगाए थे। तो 4 वीक के बाद गालिबन कोई डेट आ रही थी, ऐसी कुछ डेट आ रही थी 15-16 शायद, ठीक है। तो अगर 4 मुझे फ्राइडे सैटरडे मिलते हैं तो उसमें मैं इंशाल्लाह बड़े टॉपिक, इसी तरह एक फ्राइडे सैटरडे ऐसा होगा जिसमें हमने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और शेयर बेस्ड पेमेंट को कवर करना होगा। हाँ, और इसी तरह एक फ्राइडे सैटरडे ऐसा होगा जिसमें हमने वो कंसोलिडेशन भी पढ़नी होगी, बल्कि फिर कैश फ्लो भी है। मतलब कोशिश करेंगे भाई कुछ, देखिए असल में सिलेबस हमारा बहुत ज़्यादा है, और अगर आप देखें ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मैं समझता हूँ शायद 90 आवर्स का सिलेबस है भी नहीं। मसला ये कि अगर मैं क्विक पढ़ाऊंगा तो आपको नुकसान है, और हमने वैसे ही अब कोशिश की है, क्लासेस की ड्यूरेशन, नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ा दी है। दोबारा हम कोशिश करेंगे जहाँ एक्स्ट्रा खेल सकते हैं वहाँ एक्स्ट्रा खेले, और एज सुन बस यही चीज़ें हमारे पास, कंसोलिडेशन है, फाइनल अकाउंट है, कैश फ्लो है, और शेयर बेस्ड ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और फ्रेमवर्क, बाकी तो सब कुछ पढ़ा दिया है इंशाल्लाह। आपको लग रहा है देखिए 1 महीने बाद बहुत अच्छी कंडीशन होगी इंशाल्लाह। आप लोगों ने चीज़ें बैक टू बैक लेके चलनी है, क्योंकि हो सकता है कि हम जब एंड कर रहे हो 1 हफ्ते बाद आपके पेपर शुरू हो जाए। मैंने सुना है कि टेंटेटिव एग्जाम डेट 21 टेंटेटिव है, और टेंटेटिव में समटाइम 1 आध हफ्ते का, हाँ, और अगर लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था, तो अगर 10 अक्टूबर को रिजल्ट है, थोड़ा टाइम देते, जो फेलियर होते हैं उनका माइंडसेट बनता है कि हम अपने कौन से पेपर की तरफ जाएं, तो फिर एग्जाम फॉर्म सबमिट होंगे, वो प्रोसेस होगा, पेपर स्टार्ट होंगे। तो अगर ये अक्टूबर के एंड में होते तो बहुत अच्छा है। फिर मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह आपको 1-1.5 हफ्ता एटलीस्ट प्रिपरेशन का मिल जाए, और अगर जो बच्चा समझता है कि मुझे थोड़ा सा टाइम और चाहिए तो वो दिसंबर में अटेंड दे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़ व नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।